हेलो फ्रेंड्स। आई एम रमाकांत शर्मा। और जैसे कि लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था परिसंचरण तंत्र, इस परिसंचरण तंत्र में हमने देख लिया था, डेफिनेशंस वगैरह देख ली थी, इसके कंपोनेंट्स देख लिए थे, प्रकार देख लिए थे, क्या प्रकार होते हैं, क्या इसके घटक होते हैं, वो सब हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया था यहाँ पर रक्त का, मतलब पहला पॉइंट अपन ने रक्त लिया था और उसका फिर हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, वर्गीकरण स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने वर्गीकृत किया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा के बेसिस पे। तो आज हमारा टॉपिक है उसमें से आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स कह दो, एरिथ्रोसाइट कह दो, एक ही बात है। देखिए यहाँ पर इसे हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिका। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर इन्हें कोशिकाएं नहीं कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कणिकाएं। इन्हें कणिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संरचना में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे ये आरबीसी की कोशिका है, अब यहाँ हम इसे कोशिका कह रहे हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी में क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जब किसी कोशिका में केंद्रक नहीं होता तो ऐसी कोशिकीय संरचना को हम क्या कहते हैं, कणिका। चूंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं है इसलिए इसे भी हमने क्या कह दिया, कणिका। तो आरबीसी एक प्रकार की क्या है, कणिका है, अर्थात केंद्रक विहीन संरचना है। इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आराम से स्टडी करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आरबीसी के बारे में कि कैसी संरचना है, केंद्रक विहीन। ठीक है, केंद्रक विहीन होने के साथ साथ ही इसे उभयावतल संरचना भी माना जाता है। इसकी जो संरचना कैसी मानी जाती है, उभयावतल। उभयावतल मतलब ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, डिस्क के रूप में दिखाई देती है, इसे वृत्ताकार भी कहा जाता है कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, पर ये इस प्रकार की क्या इसकी संरचना देखी जाती है। ठीक है, टोटल रुधिर कणिकाओं का 99% जो भाग है वो किससे बना होता है, आरबीसी से। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग, 99% भाग किसका बना हुआ होता है, आरबीसी का बना होता है। निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। यह माना जाता है कि यह केवल किन में पाई जाती है, कशेरुक प्राणियों में। अकशेरुक प्राणियों में ये अनुपस्थित होती है, और जो कशेरुक प्राणियों में पाई जाती है उनमें कैसी होगी, केंद्रक विहीन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, इसका एक अपवाद है, और इसका अपवाद है ऊंट एवं लामा। ऊंट और जो लामा है, इन दोनों की जो आरबीसी है वो कैसी होगी, केंद्रक युक्त होगी। सामान्यतः केंद्रक विहीन होती है, लेकिन इनकी आरबीसी कैसी होगी, केंद्रक युक्त होगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, हम जिस आरबीसी की बात कर रहे हैं वो किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, स्तनधारी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो स्तनधारी की आरबीसी के लिए विशेषता कहा गया है कि केंद्रक विहीन है। बाकी अगर हम बात करें जैसे बर्ड्स की हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, एबीज हो गए और एम्फीबियंस हो गए, उनकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। सिर्फ स्तनधारी जो है उनकी आरबीसी कैसी होती है, केंद्रक विहीन। लेकिन स्तनधारियों में भी ऊंट एवं लामा क्या है, अपवाद है। क्यों, क्योंकि इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ये सामान्यतः किन में पाया जाएगा, कशेरुक प्राणियों के अंदर। ठीक, आरबीसी का मुख्य घटक किसे माना गया है, हीमोग्लोबिन को। किसे माना गया है, हीमोग्लोबिन को। इसे एचबी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हीमोग्लोबिन को आरबीसी के संदर्भ में श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। एक प्रकार का रंगयुक्त पदार्थ है। आरबीसी को कैसा रंग प्रदान कर रहा है, लाल रंग प्रदान कर रहा है, इसलिए तो इसे वर्णक कहा। एवं सहायता किसमें कर रहा है, श्वसन में, मतलब किसका परिवहन करवाता है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परिवहन करने के कारण ही इसे हमने क्या कहा है, श्वसन वर्णक कहा है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये किस रूप में कार्य करता है, श्वसन वर्णक के रूप में। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से बना है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन दो शब्दों से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब यहां है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन।
यानी कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन युक्त संरचना के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन। अर्थात एक आयरन का यानी कि लोहा, ये लोह तत्व है, तो उसका क्या माना जाता है? इसे यौगिक माना जाता है। ठीक है, जिसमें क्या उपस्थित है? प्रोटीन। तो हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु क्या होती है? आयरन होती है। ठीक है, किसका कार्य कर रहा है? श्वसन वर्णक का। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका परिवहन करवा रहा है? ऑक्सीजन का। ठीक है, अब हमने बात की थी भी, जो रक्त होता है किसका परिवहन करवाता है? गैसों का परिवहन करवा रहा है। अब गैसों में दो चीजें हमारे पास, एक आप कह सकते हो कि गैसों में हमारे पास CO2 और एक आपके पास है O2। लेकिन आरबीसी सिर्फ और सिर्फ किसका परिवहन करवाता है? ऑक्सीजन का। किस रूप में करवाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किस रूप में करवा रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो फिर CO2 का परिवहन कौन करवाएगा? तो CO2 के परिवहन का उत्तरदायित्व है प्लाज्मा का। जो आपने 55% भाग पढ़ा था रक्त का, प्लाज्मा, वो CO2 का क्या करवाता है? परिवहन। तो CO2 घुलित अवस्था में किसके द्वारा संचरित की जाती है? प्लाज्मा के द्वारा। जबकि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आरबीसी में उपस्थित है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। इस ये जो आयरन उपस्थित है, ये जो लोह तत्व उपस्थित है, इसी कारण आरबीसी कारण क्या होता है? लाल। ठीक है, तो ऑक्सोहीमोग्लोबिन क्या, और इसका जो वर्णक हो गया, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया? श्वसन वर्णक कह दिया। अब हीमोग्लोबिन का ये जो निर्माण होगा हमारे शरीर में, वो मुख्य रूप से जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है हमारे शरीर में, वो मुख्य रूप से किससे प्रेरित होता है? फोलिक एसिड से या फिर विटामिन B12 से। आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? फोलिक एसिड के द्वारा या फिर विटामिन B12 के द्वारा। यानी कि ये फोलिक एसिड या विटामिन B12 हमारे शरीर में किसका निर्माण करवाता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करवाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे किसी कारणवश अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, या आरबीसी की, एक तरह से आरबीसी की अगर संख्या कम हो जाती है, तो उस रोग को कहते हैं हम एनीमिया। ठीक है, यह समस्या गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा होती है। प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं या गर्भवती जो महिलाएं होती है, उनमें समस्या ज़्यादा होती है। इसीलिए डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड, ध्यान रखना, जो डॉक्टर है वो गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड या फिर आयरन की गोलियां खाने की सलाह देता है। क्या कहता है डॉक्टर? जब गर्भवती होती है महिलाएं तो फॉलिक एसिड या फिर आयरन की टैबलेट खाने की सलाह देता है, जिसकी वजह से एनीमिया ना हो। क्योंकि अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसी कम हो गया, एनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए उस समय डॉक्टर के द्वारा किसकी सलाह दी जाती है? फॉलिक एसिड के या फिर आयरन के टैबलेट्स की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इनकी संख्या की। तो आरबीसी की जो संख्या है वो बताई गई है लगभग 50 से 55 लाख पर mm³ के हिसाब से। कि आरबीसी की जो संख्या है वो कितनी है? 50 से 55 लाख पर mm³। ठीक है, अब आरबीसी की जो संख्या है 50 से 55 लाख पर mm³, उसके लिए कह दिया जाता है कि अगर हम बात करते हैं स्वस्थ पुरुष की, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वस्थ पुरुष की, तो इसकी संख्या बताई गई है लगभग 54 लाख पर mm³। किसमें बताई गई है? पुरुष में। जबकि महिलाओं में जो है, एक स्वस्थ महिला के अंदर इसकी जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है 45 से 48 लाख पर mm³। ये इनकी क्या हो गई? संख्या होगी। कि आरबीसी की जो संख्या है वैसे 50 से 55 लाख पर mm³ मानी जाती है, लेकिन एक स्वस्थ पुरुष के लिए आरबीसी की जो संख्या है वो बताई गई है 54 लाख पर mm³ एवं महिला के लिए बताई गई है 48 लाख पर mm³। उसके बाद आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल बताया गया है 120 दिन। कितना बताया गया है? 120 दिन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आरबीसी के जो जीवन काल की बात कर रहे हैं, ये जीवन काल की बात कर रहे हैं हमारे जीवन की भ्रूणीय प्रावस्थाओं के अलावा। कि अगर हमारे जीवन के भ्रूणीय प्रावस्था को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी प्रावस्थाओं में जीवन काल कितना बताया गया है? 120 दिन। लेकिन अगर मनुष्य के भ्रूण की बात की जाए तो ध्यान रखना, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 160 दिन, 160 डेज। आरबीसी का जीवन काल जो होता है सामान्यतः 120 दिन माना गया है, लेकिन भ्रूण के लिए कितना माना गया है? 160 दिन। ठीक है, आरबीसी में सभी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जितने भी कोशिकांग होते हैं मुख्य रूप से वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं।
ठीक है, केंद्रक और अन्य जो कोशिकांग हैं उनकी बात की जा रही है तो ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, और जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार, जैसे अगर बात करें कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है, तो सबसे बड़ी जो आरबीसी पाई जाती है वो सैलामेंडर में पाई जाती है। जबकि जो सबसे छोटी आरबीसी की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है कस्तूरी मृग में। एक हिरण है कस्तूरी मृग, आपने सुना होगा उसके नाम। तो कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होती है, जबकि जो सैलामेंडर है, सैलामेंडर, इसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो सैलामेंडर की है, और सबसे छोटी जो आरबीसी है वो किसकी बताई गई है, कस्तूरी मृग की। ठीक है, ये है आरबीसी के बारे में कुछ सामान्य बातें जिसके बारे में हमने अध्ययन किया अभी। तो दोबारा देख लीजिए एक बार सारा स्टार्टिंग से। आरबीसी जो है, यह आरबीसी लाल रुधिर कणिका कहलाती है, या फिर इसे सामान्य भाषा में रेड ब्लड कॉर्पसल्स कह दिया हमने, और इसका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो होती है, ये आरबीसी हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा होती है कणिकाओं में। लगभग कितनी बता दी गई है, 99%। लगभग कितनी बता दी गई है, 99%। लेकिन स्तनधारियों में ये कैसी है, केंद्रक विहीन संरचना, मतलब इसमें क्या नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दो स्तनधारी ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, किस किस में, ऊंट और लामा में। बाकी शेष सभी जीवों के अंदर जितने भी कशेरुक प्राणी होते हैं, बाकी जैसे कि मछली वर्ग के सदस्य हो गए, उभयचर वर्ग के सदस्य हो गए, पक्षी और सरीसृप वर्ग के सदस्य हो गए, उनमें आरबीसी होगी, लेकिन कैसी होगी, केंद्रक। स्तनधारियों के आरबीसी में क्या होगा, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आकृति कैसी होगी, उभयावतल होगी। उभयावतल इनकी आकृति बताई गई है, डिस्क के समान की आकृति बताई गई है। लगभग 99% भाग बनाएगा कुल रक्त कणिकाओं का। निर्माण कहाँ होगा, लाल अस्थिमज्जा में। इनके जो निर्माण की क्रिया है, वो निर्माण की क्रिया कहाँ बताई गई है, लाल अस्थिमज्जा में। ठीक है, सभी कशेरुक प्राणियों में पाया जाएगा, लेकिन अकशेरुक प्राणियों में आरबीसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, मुख्य घटक जो है आरबीसी का वो किसे माना गया है, हीमोग्लोबिन को। किससे प्रदर्शित करते हैं, एचबी के द्वारा। इसे क्या कहा जाता है, श्वसन वर्णक। वर्णक है एक प्रकार का जो श्वसन में सहायता कर। वर्णक क्यों, क्योंकि रंग प्रदान कर रहा है। किसको रंग प्रदान कर रहा है, रक्त को। कैसा रंग प्रदान कर रहा है, लाल रंग प्रदान कर रहा है। और सहायता किसमें कर रहा है, श्वसन में सहायता कर रहा है। कैसे कर रहा है, परिवहन कर रहा है गैस का, भाई गैस का परिवहन करके श्वसन में सहायता प्रदान कर रहा है और लाल रंग प्रदान कर रहा है, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, श्वसन वर्णक। लेकिन ये मुख्य रूप से किसका परिवहन करवाता है, ऑक्सीजन गैस का। तो गैसें हमारे पास दो होती है मुख्य रूप से, एक CO2 गैस का परिवहन होता है, एक ऑक्सीजन गैस का परिवहन होता है। लेकिन इसके द्वारा सिर्फ किसका परिवहन किया जाता है, ऑक्सीजन का। किसका नहीं किया जाता, CO2 का। तो CO2 का परिवहन कौन करेगा, फिर CO2 के परिवहन का कार्य किया जाता है प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो शब्दों से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो होता है उसका मतलब होता है आयरन, यानी कि लोह तत्व, और ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन। तो जब किसी प्रोटीन के साथ आयरन का तत्व पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, इसी आयरन की उपस्थिति के कारण रक्त हमें कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की अगर संख्या की बात की जाए तो एक स्वस्थ मनुष्य में 50 से 55 लाख पर mm3, 5.5 मिलियन इनकी संख्या बताई गई। और एक स्वस्थ पुरुष के अंदर लगभग 54 लाख पर mm3 क्या संख्या होती है आरबीसी की, जो कि महिला के अंदर लगभग 48 लाख पर mm3 संख्या बताई गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनके जीवन काल की। तो इनका जीवन काल कितना बता दिया गया है, 120 दिन, 120 डेज। जबकि भ्रूणीय अवस्था के अंदर इनका जीवन काल होता है 160 दिन। ठीक है, सामान्यतः इनमें सभी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जितने भी केंद्र और अन्य कोशिकांग सारे के सारे क्या होते हैं, अनुपस्थित। वो अभी भी किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, स्तनधारियों के संदर्भ में। कि स्तनधारियों के अंदर जो आरबीसी पाई जा रही है उसी के अंदर हमारे जितने भी केंद्र होंगे या कोशिकांग होंगे सारे अनुपस्थित होंगे। शेष जैसे कि बर्ड्स हो गए, पीसीस वर्ग के सदस्य हो गए, उभयचर वर्ग के सदस्य हो गए, सरीसृप वर्ग के सदस्य हो गए, इनमें आरबीसी में केंद्रक और अन्य कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है आरबीसी के निर्माण में जब होता है सहायता प्रदान करने का कार्य फोलिक एसिड के द्वारा किया जाता है या विटामिन B12 के द्वारा किया जाता है। ये आरबीसी में किसके निर्माण को प्रेरित करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करता है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण किनकी सहायता से किया जाता है, फोलिक एसिड या विटामिन B12 की वजह से। ठीक है, अगर किसी वजह से आरबीसी की संख्या में कमी होती है तो इस रोग की अवस्था को क्या कहा जाता है, रोग की इस अवस्था को कहा जाता है एनीमिया। अगर आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। सामान्यतः अवस्था गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है। गर्भवती महिलाएं जो होती है जब गर्भ धारण करती हैं तो उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर के द्वारा गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड या
आयरन की टैबलेट जो होती है, आयरन की जो गोलियां होती हैं, उनको लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है। सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो सैलामेंडर में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो कस्तूरी हिरण या कस्तूरी मृग में पाई जाती है। ये हो गया आपका आरबीसी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी। बताइए किसकी आरबीसी में, किस स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक और सॉरी किसके स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट और लामा, अभी तो बताया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा सेकंड पॉइंट। आरबीसी फर्स्ट हो चुका, सेकंड लेंगे हम डब्ल्यूबीसी। पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। क्या कहते हैं इन्हें? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, इनका अन्य नाम ल्यूकोसाइट। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। किसको? व्हाइट ब्लड श्वेत रुधिर कणिकाओं को या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को। ठीक है, यह आकार में आरबीसी से बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो आकार में आरबीसी से बड़ी होती है एवं इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और इनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे आरबीसी की बात की थी, इनके द्वारा शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किया जाता है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? डब्ल्यूबीसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है लगभग 5000 से 9000 पर mm³। कितनी संख्या बता दी गई है इनकी? 5000 से 9000 पर mm³। ठीक है, इनके द्वारा एक प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? प्रतिरक्षी पदार्थ का। और उस प्रतिरक्षी पदार्थ को कहते हैं एंटीबॉडी। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो एक प्रतिरक्षी पदार्थ का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, और उस प्रतिरक्षी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, जब भी शरीर में किसी एंटीजन के द्वारा कहीं भी कोई हमला किया जाता है तो उस हमले के अगेंस्ट कार्य करने का कार्य कौन करेंगे? ये एंटीबॉडीज करेंगे। ठीक है, इस कारण जो डब्ल्यूबीसी होती है उन्हें भक्षण कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये क्या करती हैं? भक्षण करती हैं बाहर से आने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी का। बाहर से आने वाले पदार्थ मतलब जो एंटीजन्स होते हैं उनका। ठीक है, उसके बाद एक विशेष बात करते हैं कि जिस डब्ल्यूबीसी की हम बात कर रहे हैं, इस डब्ल्यूबीसी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर बांटते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डब्ल्यूबीसी है, अगर इसके कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी कणिकाएं उपस्थित हैं, छोटे छोटे कण उपस्थित हैं, तो ऐसी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है कणिका में डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगर कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणिकाएं उपस्थित है तो उसे हमने क्या कह दिया? कणिका में डब्ल्यूबीसी। लेकिन अगर छोटी छोटी कणिकाएं नहीं है, जैसे डब्ल्यूबीसी होगी कोई कणिका नहीं है अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे? अकणिका में डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसे ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है, इसे एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में ग्रेनुलोसाइट और इसे कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। तो हमारे पास दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, एक हो गया आपके पास ग्रेनुलोसाइट और एक हो गई आपके पास है एग्रेनुलोसाइट। अगर कोशिका द्रव्य में कणिकाएं होंगी तो ग्रेनुलोसाइट या कणिका में डब्ल्यूबीसी, और कणिकाएं नहीं होंगी तो अकणिका में डब्ल्यूबीसी। आगे देखिए, टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है उस टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग 65% भाग कणिका में डब्ल्यूबीसी के द्वारा बना होता है। कितना प्रतिशत भाग? 65%। जबकि अकणिका में डब्ल्यूबीसी टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? 35% भाग। इसका मतलब सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाएंगी? कणिका में डब्ल्यूबीसी। इन कणिका में डब्ल्यूबीसी को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जब इन कणिका में डब्ल्यूबीसी के अंदर छोटी छोटी कणिकाएं हैं तो कणिकाएं होंगी तो क्या होंगी? अभिरंजित हो सकती हैं। किसी भी स्टैंड के द्वारा क्या होती है? अभिरंजक के द्वारा क्या हो सकती है? अभिरंजित हो सकती है। तो अभिरंजन के आधार पर इन कणिका में डब्ल्यूबीसी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इओसिनोफिल्स और तीसरा बेसोफिल्स। ये 3 प्रकार की कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है।
न्यूट्रोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया और बेसोफिल्स हो गया। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होंगी वो टोटल कणिका में डब्ल्यूबीसी के 63% 63% भाग का निर्माण करती है। इओसिनोफिल्स जो होंगी वो लगभग 2.5% जो भाग होगा, 2.5% जो भाग होगा डब्ल्यूबीसी यानी कि कणिका में डब्ल्यूबीसी उसका निर्माण करेंगी, जबकि जो बेसोफिल्स होंगी उसके द्वारा 0.5% भाग का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्रकार की डब्ल्यूबीसी हो चुकी है, तीन प्रकार की कणिका में डब्ल्यूबीसी हो चुकी है, न्यूट्रोफिल्स हो चुकी है, इओसिनोफिल्स हो चुकी है और बेसोफिल्स हो चुकी है। यहाँ पर जिस कणिका में डब्ल्यूबीसी की हम बात कर रहे हैं, ये कणिका में डब्ल्यूबीसी टोटल जो डब्ल्यूबीसी है उसका 65% भाग बना रही है और 65% भाग में भी 63% भाग न्यूट्रोफिल्स बना रही है, 2.5% भाग इओसिनोफिल्स बना रही है एवं 0.5% भाग बेसोफिल्स के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, ये होगी आपकी कणिका में डब्ल्यूबीसी। इसी प्रकार अकणिका में डब्ल्यूबीसी भी दो प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है मोनोसाइट, पहली को हम क्या कहते हैं, मोनोसाइट, जबकि दूसरी जो है आपकी वो है लिम्फोसाइट। पहली का नाम है मोनोसाइट और दूसरी का नाम क्या है, लिम्फोसाइट। ये जो मोनोसाइट होती है ये टोटल अकणिका में डब्ल्यूबीसी के 5% भाग का निर्माण करती है, जबकि लिम्फोसाइट के द्वारा टोटल जो अकणिका में डब्ल्यूबीसी है उसके 30% भाग का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार 30 और 5 कितने हो गए, 35। 63 प्लस 2.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 65। इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया कणिका में और अकणिका में डब्ल्यूबीसी का। ये हो गया इसका क्या, वर्गीकरण। अब सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल्स की, इसके कुछ विशेष पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है, तो पहली बात, इनकी कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाएंगी, छोटी छोटी कणिकाएं। कणिका में होगा तो जो कोशिका द्रव्य होगा उसमें क्या पाए जाएंगे, सूक्ष्म कण पाए जाएंगे। ठीक है, जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों विरंजकों द्वारा विरंजित हो जाते हैं। अम्ल से करो, अम्लीय विरंजक से करोगे तो भी हो जाएगा, क्षारीय विरंजक से करोगे तो भी हो जाएगा विरंजित। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स किन्हें कहते हैं, वे कोशिकीय संरचनाएं हैं या फिर वे कणिकीय संरचनाएं जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों विरंजकों द्वारा विरंजित हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो जब न्यूट्रोफिल्स को अम्लीय विरंजक द्वारा या क्षारीय विरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है तो ये कैसा रंग देती हैं, हल्का बैंगनी रंग। कौन सा रंग दिया जाता है इनके द्वारा, हल्का बैंगनी रंग दिया जाता है। तो हल्का बैंगनी रंग देंगी कौन, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं। कितना प्रतिशत भाग बना रही है, 63% भाग बना रही है टोटल कणिका में डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, अब अभिरंजकों द्वारा विरंजित कर दिया, कौन सा विरंजक कर दिया, अम्लीय से भी कर दिया और क्षारीय से भी कर दिया। अम्लीय विरंजक से करेंगे, क्षारीय विरंजक से करेंगे, कौन सा रंग प्रदान करेंगे, बैंगनी रंग। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, कणिकाएं हो गई इसके अंदर, जैसे ये न्यूट्रोफिल्स थी, कणिकाएं हो गई। इसके अलावा इसके अंदर जो केंद्रक होगा वो या तो 2 पिंडों से बना होगा या 2 से ज्यादा पिंडों का बना होगा। तो ये कहा जाता है कि जो इसका केंद्रक होता है वो 2 से 7 पिंडों का बना होता है। कितने पिंड पाए जाते हैं इसके केंद्रक में, 2 से 7। कणिकाएं तो चारों तरफ उपस्थित हैं, लेकिन ये जो केंद्रक है वो पिंडों का बना हुआ है। और कितने पिंडों का बना हुआ है, 2 से 7 पिंडों का। ठीक है, कितने पिंडों का बना हुआ हो गया, 2 से 7 पिंडों का। 2 से 7 पिंड क्या पाया जाता है इसमें, केंद्रक पाया जाता है। 2 से 7 पालयुक्त केंद्रक बोल दो या 2 से 7 पिंडयुक्त केंद्रक बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य किया जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो क्या करती है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। कितना प्रतिशत भाग बना रही है, 63 नहीं, 62% है, बिकॉज 3 तो ये हो जाएगा ना, 62%। कितने प्रतिशत भाग बनाएगी, 62% भाग का निर्माण करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपके पास यहाँ एक शब्द आएगा जिसे कहा जाएगा कोशिका पारण, डायपडेसिस इंग्लिश में कहते हैं। क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी रक्ती कणिका है, रक्त की कोई कणिका है, और अगर वो किसी कोशिकीय भित्ति से, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका, जैसे सपोज दैट ये कोई कोशिका है, ये इसकी भित्तीय संरचना है, बाहर की भित्ति है इसकी। अगर कोई कणिका इस भित्ति के आर पार चली जाए, मतलब बाहर से अंदर चली गई, आर पार चली गई, या फिर अंदर से क्या कहाँ आ गई, बाहर आ गई, तो बाहर से अंदर चले जाए या अंदर से बाहर आ जाए, मतलब क्या हो गई, आर पार हो गई ना। तो न्यूट्रोफिल जो कोशिकाएं होती है वो किसी भी कोशिका की क्या करती हैं, भित्ति के आर पार जा सकती हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है,
कोशिका पारण या फिर डायपटेसिस। तो डायपटेसिस की संख्या न्यूट्रोफिल्स में सर्वाधिक वैसे तो पाई जाती है इओसिन और बेसोफिल्स में भी, लेकिन कम होती है। सर्वाधिक डायपटेसिस की क्रिया, या इसे इंग्लिश में कहते हैं डायपटेसिस या कोशिका पारण। कोशिका पारण की ये जो क्रिया है ये सर्वाधिक किसमें पाई जाएगी? न्यूट्रोफिल्स में। कितना प्रतिशत भाग बनाएगी? 62% भाग। दोनों अभिरंजकों के द्वारा क्या हो जाती है? अभिरंजित, अम्लीय से भी और क्षारीय से भी। कौन सा रंग देती है? हल्का बैंगनी रंग। इस कारण से हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाती है? कणिकाएं पाई जाती है। केंद्रक होगा, केंद्रक होगा, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक होगा जो कितनी पालियों से बना होगा? 2 से 7 पालियों से, 2 से 7 पिंडों से बना होता है। क्या करती हैं? जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। वो शुरू में पढ़ चुके हैं हम लोग कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो क्या काम करती है? प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अपनी इओसिनोफिल्स की। इसको एक बार समझने में दोबारा काम आएगा। ठीक है, इओसिनोफिल्स की बात कर देते हैं। इसकी कोशिका में समान आकार के कण पाए जाते हैं। इओसिनोफिल्स जो होता है उसकी कोशिका द्रव्य में क्या होता है? समान आकार के कण पाए जाते हैं जो अम्लीय अभिरंजक, ये इओसिनोफिल्स जो है ना वो एक अम्लीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है जिसका नाम क्या है? इओसिन। तो इओसिन नामक अम्लीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? इओसिनोफिल्स। तो किससे अभिरंजित होती है? अम्लीय अभिरंजक से। और जब भी किसी कोशिका संरचना को इओसिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है तो कोशिका संरचना कौन सा रंग देती है? गुलाबी रंग देती है। इसलिए इओसिनोफिल्स को जब इओसिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है तो कैसा रंग देंगी? गुलाबी रंग। तो न्यूट्रोफिल्स कैसा रंग दे रही थी? हल्का बैंगनी रंग। ठीक है, कैसा दे रही थी? हल्का बैंगनी। किससे अभिरंजित हो रही थी न्यूट्रोफिल्स? दोनों से, अम्लीय से और क्षारीय से, दोनों से अभिरंजित होती थी। पाल कितना केंद्र, जो केंद्र था वो कितने पाल युक्त था? 2 से 7। जबकि यहाँ का जो केंद्रक होगा वो द्विपालित ही होगा, द्विपिंडीय ही होगा, केवल 2 पालियों में ही क्या होगा? विभक्त होगा। ठीक है, जब परजीवी संक्रमण होता है या किसी वजह से क्या हो जाती है? एलर्जी, तब इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कितना प्रतिशत भाग बनाएगी? 2.5% भाग। ये थी आपकी इओसिनोफिल्स। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। इओसिनोफिल्स कितना प्रतिशत भाग बना रही है? 2.5% भाग। किससे अभिरंजित हो रही है? इओसिन के द्वारा। इओसिन से अभिरंजित होने पर इओसिनोफिल्स कैसा रंग प्रदान कर रही है? गुलाबी रंग प्रदान कर रही है। यहाँ पर जिस इओसिनोफिल्स की हम बात कर रहे हैं उसके केंद्रक में कितने पालयुक्त उसकी कोशिका में कितना पालयुक्त केंद्रक पाया जाएगा? 2 पालयुक्त केंद्रक पाया जाएगा। जब परजीवी संक्रमण होगा या फिर जब एलर्जी होगी तो किनकी संख्या बढ़ जाएगी? इओसिनोफिल्स की। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम लेते हैं बेसोफिल्स। संख्या में कितनी बताई दी गई है? 0.5% संख्या में। टोटल कणिका में डब्ल्यूबीसी का 0.5% कौन बनाती है? बेसोफिल्स। और ये जो बेसोफिल्स होती है इनमें अलग अलग आकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इनको क्षारीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। किस अभिरंजक से अभिरंजित होती है? क्षारीय अभिरंजक से। और उस क्षारीय अभिरंजक का नाम है मिथाइलिन ब्लू। किससे अभिरंजित किया जाता है? क्षारीय अभिरंजक से, जिसका नाम क्या है? मिथाइलिन ब्लू। कौन सा रंग देंगी? नीला। कैसा नीला? गहरा नीला। इनके द्वारा अभिरंजक के बाद कैसा रंग दिया जाता है? गहरा नीला दिया जाता है। ठीक है, इनका जो केंद्रक होता है वो 2 से 3 पिंडों का बना होता है। कितने पिंडों का बना होता है? 2 से 3 पिंडों का बना होता है। ठीक है, इनके द्वारा हिस्टामिन, हिपेरिन ऐसे पदार्थ क्या किया जाता है? स्त्रावित किए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक, तो यहाँ पर आपने पढ़ी इओसिनोफिल्स पढ़ ली, न्यूट्रोफिल्स पढ़ ली और बेसोफिल्स पढ़ ली। मतलब आपने क्या पढ़ ली? कणिका में डब्ल्यूबीसी पढ़ ली। कणिका में डब्ल्यूबीसी कितने प्रतिशत भाग बना रही है? 65% भाग। ठीक है, 65% में 62% क्या है? न्यूट्रोफिल्स। 2.5% क्या है? इओसिनोफिल्स। जबकि एक बार छोटा सा आपको बता देता हूँ थोड़ा डिवाइडेशन करके इसका, जबकि 0.5% जो भाग होगा वो कौन बनाएगी? यहाँ पर बेसोफिल्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स जो होंगी वो दोनों अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित होती है, अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, दोनों से अभिरंजित होंगी। कौन सा रंग देंगे? यहाँ पर हल्का बैंगनी रंग देंगे। इओसिनोफिल्स केवल अम्लीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होगी जिसका नाम क्या है? इओसिन। जबकि बेसोफिल्स जो होंगी वो क्षारीय अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित होगी जिसका नाम क्या है? मिथाइलिन ब्लू। न्यूट्रोफिल्स जब
अम्लीय और क्षारीय दोनों विरंजकों से विरंजित होती है तो हल्का बैंगनी रंग देती है। इओसिनोफिल जब इओसिन से विरंजित होती है तो यहाँ पर गुलाबी रंग दिया जाता है, जबकि मिथाइलिन जो ब्लू होती है वो जब विरंजित करती है बेसोफिल्स को तो इनके द्वारा कैसा रंग दिया जाता है, गहरा नीला रंग दिया जाता है। ठीक है, इनका जो केंद्रक होता है वो 2 से 7 पालित होता है, इनका जो केंद्रक होता है द्विपालित होता है, जबकि इनका जो केंद्रक होता है 2 से 3 पालियों का बना होता है। संख्या बता चुका, 62%, 2.5% और 0.5%। ठीक है, जीवाणु संक्रमण के समय क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है, परजीवी संक्रमण मान लीजिए, एलर्जी के समय क्या करेंगे, सहायता करिए। इनके द्वारा क्या किया जाएगा, हिस्टामिन, इनके द्वारा हिस्टामिन और हिप्पेरिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, हिस्टामिन और हिप्पेरिन का इस्तेमाल। ये हो गई आपकी कणिका में डब्ल्यूबीसी, ये सिर्फ कणिका में डब्ल्यूबीसी है, कणिका में अभी बाकी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, कोशिका अपहरण। न्यूट्रोफिल्स जो होंगी उनमें क्या क्षमता पाई जाती है, कोशिका अपहरण की। कोशिका अपहरण क्या होता है, जब कोई रक्त कणिका किसी कोशिकीय भित्ति के आर पार जा सके, जैसे बाहर से अंदर आ जाए या अंदर से बाहर चली जाए, जब कोई कोशिकीय संरचना किसी भी कोशिकीय भित्ति से आर पार आ जा सकती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायपडेसिस या फिर कोशिका अपहरण। तो ये हो गई आपकी कणिका में डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकणिका में डब्ल्यूबीसी। अकणिका में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। पहली को हम कहते हैं मोनोसाइट और दूसरी को हम कहते हैं लिम्फोसाइट। तो हम बात करेंगे अब पहली अकणिका में डब्ल्यूबीसी की, और पहली अकणिका में डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, मोनोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये जिस कोशिकाएं हैं, जिस मोनोसाइट की हम बात कर रहे हैं, कैसी कोशिकाएं, बहुत बड़े आकार की कोशिकाएं होती है जिसमें सेम की बीच की आकृति जैसा, मतलब किडनी शेप क्या होता है, केंद्रिक होता है। मतलब जैसे बहुत बड़े आकार की कोशिका होगी तो इसमें इस प्रकार का क्या पाया जाता है, किडनी शेप केंद्र पाया जाता है। ठीक है, भक्षणकारी होती है, प्रकृति कैसी है इनकी, भक्षणकारी, मतलब क्या करती है, भक्षण करने का कार्य करते हैं। ये रुधिर से ऊतकों में आ जाती है, इनका संपर्क जो होता है रुधिर में तो रहती है, लेकिन कहां तक आ जाती है, ऊतक में आ जाती है। और जब ये ऊतक में आती है, मतलब रुधिर में परिसंचित होते हैं, जब ये ऊतक तक पहुंचती है तो आकार इनका और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तब जब इनका आकार बढ़ जाता है ऊतकों में आने के बाद, तो इन्हें कहा जाता है मैक्रोफेज। मोनोसाइट को मैक्रोफेज भी कहा जाता है, लेकिन कब कहा जाता है, जब ये ऊतक में आ जाती है। ठीक है, और क्या करते हैं, संक्रमण के समय क्या करती है, सुरक्षा करने का काम करती है। मोनोसाइट के द्वारा शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति का निर्माण किया जाता है। शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति कौन बनाता है, मोनोसाइट। ध्यान रखना, शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति कौन बनाएगा, मोनोसाइट। और टोटल जो अकणिका में डब्ल्यूबीसी है उनका कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 5% भाग बनाती है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं अकणिका में डब्ल्यूबीसी की। अकणिका में डब्ल्यूबीसी को आपने 2 भागों में बांटा था। पहला आपने लिखा था मोनोसाइट और दूसरा आपने लिखा था लिम्फोसाइट। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मोनोसाइट की। कुल कितने भाग बनाएंगे, 5% भाग। अत्यंत बड़े आकार की क्या होती है, कोशिकीय संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर एक क्या कहता है, सेम के बीच उसकी आकृति का क्या पाया जाता है, केंद्र, यानी कि किडनी शेप क्या होता है, केंद्रक होती है। क्या काम करती है, भक्षणकारी काम करते हैं, मतलब जीवाणु के भक्षण का कार्य करती है। कहां से कहां जाती है ये, रुधिर से ऊतकों तक। कहां से कहां जाती है, रुधिर से ऊतकों तक। लेकिन जब ऊतक में चली जाती है तो उनका आकार अत्यंत बड़ा हो जाता है, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, मैक्रोफेज कहा जाता है। यही क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, लेकिन जीवाणु को इनका क्या, जीवाणु का इनके द्वारा भक्षण किया जाता है। किनके द्वारा, मैक्रोफेज के द्वारा। और इनके द्वारा शरीर के क्या किया जाता है, प्रथम रक्षा पंक्ति का निर्माण। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया आपका पहला, जिसे आपने मोनोसाइट का 5% भाग बनाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका लिम्फोसाइट। इसके बाद आ गया आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, सामान्यतः जो होंगी कितना प्रतिशत भाग बनाएंगी, कणिका में अकणिका में डब्ल्यूबीसी के 30% भाग का निर्माण किनके द्वारा किया जाएगा,
इनके द्वारा ही किया जाएगा। इनकी जो कोशिका होगी उनमें गोल आकृति का केंद्रक पाया जाता है। उसमें कैसा था, सेम की बीज की आकृति का, यानी कि किडनी शेप। यहाँ कैसे आकृति का है, गोल आकृति का केंद्रक है। और केंद्र के एक विशेष बात ध्यान रखना, इनके केंद्र के चारों ओर बहुत अल्प मात्रा में छल्ले के रूप में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इनके जो केंद्र होता है उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन अत्यंत कम मात्रा में। कैसा पाया जाता है, छल्ले के रूप में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, ये थाइमस ग्रंथि एवं लसिका ऊतकों में ऐसी कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं जिनका उद्भव अस्थि मज्जा से होता है। दोबारा ध्यान से सुनिए, ये जो कोशिकाएं हैं कौन सी, लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ये थाइमस ग्रंथि और लिम्फेटिक जो टिश्यू होता है, लसिका जो ऊतक होते हैं, उनमें ऐसी ऐसी कोशिकाएं बनाती हैं जो मतलब जिनका उद्भव जो होता है, जिनका ओरिजिन जो होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, ये कभी कभी गति भी करते हैं। कैसी गति करती हैं, अमीबीय गति करती है। इनका जीवन काल बताया गया है 2 से 100 दिन का। इनका जीवन काल कितना बताया गया है, 2 से 100 दिन का। लेकिन ये भक्षणकारी नहीं होती है। भक्षणकारी सिर्फ क्या होती है, मोनोसाइट। कौन नहीं होती है, लिम्फोसाइट भक्षणकारी नहीं होती है। ये रुधिर के अलावा लसिका एवं शरीर के ऊतकों में पाई जाती है। ठीक है, और सामान्यतः इनके द्वारा एंटीबॉडी के निर्माण का कार्य किया जाता है। सबसे विशेष बात क्या है, इनके द्वारा एंटीबॉडी के निर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार की लिम्फोसाइट होती है। एक लिम्फोसाइट होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी लिम्फोसाइट होती है टी लिम्फोसाइट। ये जो बी और टी लिम्फोसाइट होती है, दोनों की दोनों लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करती है। ये माना जाता है कि एंटीबॉडी जो है, जैसे एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है, एंटीबॉडी का जो निर्माण है, वो मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। जबकि ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में क्या करती है, सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जिस बी लिम्फोसाइट की हम बात कर रहे हैं, इसके द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा दर्शाई जाती है जिसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाता है, ह्यूमोरल। जबकि टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो प्रतिरक्षा दर्शाई जाती है उसे कहते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या फिर सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये थी आपकी लिम्फोसाइट। दोबारा देखिए, लिम्फोसाइट कितना प्रतिशत भाग बनाएगी, 30% भाग। केंद्र कैसा होगा, गोल आकृति का होगा। इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या करता है, छल्ले के रूप में केंद्र के चारों क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, ये थाइमस ग्रंथि एवं लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं, इनमें ऐसी कोशिकाएं बनाती है जिनका उद्भव कहां से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। इनके द्वारा सीमित गति की जाती है। ऐसी गति को क्या कहते हैं, अमीबीय गति। और विशेष रूप से जो इनका जीवन काल बताया गया वो कितना बताया गया, 2 से 100 दिन का। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट होती हैं ये कभी भी भक्षाणु का कार्य नहीं करते, मतलब जीवाणु का भक्षण नहीं करते। इनके द्वारा क्या किया जाता है, फिर एंटीबॉडी, प्रतिरक्षों का निर्माण किया जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। लिम्फोसाइट मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये जो एंटीबॉडी है इन्हें प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। इन प्रतिरक्षों का मुख्य निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, बी लिम्फोसाइट के द्वारा। फिर टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षों के निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। यानी कि छोटी लसिकाओं टी कोशिकाएं एवं बी कोशिकाएं इन्हीं प्रतिरक्षों का निर्माण करती है, जो बाहरी से कुछ बाहरी जो कोशिकाएं होंगी, बाहरी जो प्रतिजन होंगे उनको नष्ट करने का कार्य करेंगे। ठीक है, उसमें से जो बी लिम्फोसाइट होगी मुख्य रूप से प्रतिरक्षों का निर्माण करती है। इनके द्वारा कौन सी प्रतिरक्षा दर्शाई जाती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जबकि टी लिम्फोसाइट के द्वारा सेल मीडिएट इम्यूनिटी दर्शाई जाती है। टी लिम्फोसाइट सहायता करेंगे किसमें, एंटीबॉडी के निर्माण। ये हो गई आपकी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 30% हो चुकी है, जीवन काल 2 से 20 दिन हो गया। केंद्र का आकृति में बड़ा होगा, चारों तरफ कोशिका द्रव्य छल्ले के रूप में पाया जाएगा। थाइमस ग्रंथि और लसिका ऊतकों में ऐसी कोशिकाएं उत्पन्न करेंगे जिनका उद्भव कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। अमीबीय गति करेंगे, भक्षाणु की क्रिया नहीं करती है बल्कि क्या करती हैं, प्रतिरक्षों का निर्माण। प्रतिरक्षों का निर्माण मुख्य रूप से कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट। फिर टी क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट के द्वारा इनकी क्या की जाएगी, सहायता की जाएगी। किसकी सहायता की जाएगी, बी लिम्फोसाइट के। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। ये हो चुका आपका WBC कंप्लीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा रक्त के अंदर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु। ठीक है, सूक्ष्म संरचनाएं हैं, रंगहीन है, केंद्रक विहीन है। कैसी हैं, रंगहीन है, केंद्रक विहीन है एवं सूक्ष्म संरचनाएं। सूक्ष्म संरचना है, केंद्रक विहीन है, और कैसी संरचना है, रंगहीन संरचना है।
ठीक है। ये ज़्यादातर किन में पाई जाती है, मैमल्स के अंदर, स्तनधारी प्राणियों के अंदर ये पाई जाती है। इनकी संख्या कुछ वैसे फिक्स नहीं बताई हुई है, लेकिन ये है कि इनका जो जीवन काल होता है वो ये माना जाता है कि 1 सप्ताह का होता है। ठीक है। मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। 13 कारकों की सहायता से, 13 फैक्टर की सहायता, 13 कारक उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है। जीवन काल बता चुका हूँ, 1 सप्ताह तक इनका जीवन काल माना गया है। जब किसी वजह से डेंगू बुखार हो जाता है या चिकनगुनिया हो जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है। जब डेंगू फीवर होता है, देखिए ये कहा जाता है कि जैसे डेंगू हो गया या डेंगू के मच्छर ने काटा तो तेज बुखार होता है, उल्टी दस्त होते हैं, और जब चिकनगुनिया होता है तो वही तेज बुखार होता है, उल्टी दस्त होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो ये जब होता है डेंगू या चिकनगुनिया, उस समय किनकी संख्या में कमी होती है, अचानक प्लेटलेट्स की संख्या में। कैसे संरचना है, रंगहीन है, केंद्रक विहीन संरचना है। क्या इनकी संख्या जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है 2 से 5 लाख पर mm³। जीवन काल 1 वीक या 1 सप्ताह का बताया गया है। कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। कितने कारकों की सहायता से रक्त का थक्का बनेगा, 13 कारकों की सहायता से। अब रक्त का थक्का कैसे बनता है वो अगले टॉपिक्स में आएगा, लेकिन आज हमने कर लिया परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। ये हमारा सेकंड वीडियो था परिसंचरण तंत्र का, और इसमें हमने पढ़ा टोटल रक्त के बारे में। हमने पढ़ी आरबीसी, हमने पढ़ी डब्ल्यूबीसी और हमने पढ़ी प्लेटलेट्स। आरबीसी पढ़ ली कंप्लीट, डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़ लिए, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, उनके भी प्रकार पढ़ लिए, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में हमने कर दी प्लेटलेट्स। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। लाइक कम आ रहे हैं थोड़े से, तो लाइक्स को थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लेंगे हृदय की संरचना से, ये हो गया ये, उसके बाद हृदय की संरचना, और सबसे लास्ट में लेंगे हम वेसल्स, और बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह जाएंगे वो लेंगे सबसे लास्ट में। थैंक यू सो मच।